नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं रीतिकाल का परिचय। यह टॉपिक बीए, एमए हिंदी, यूजीसी नेट, सेट, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब हम नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम संपूर्ण रीतिकाल को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे रीतिकाल की समय सीमा, विद्वानों के अनुसार रीतिकाल का नामकरण, विद्वानों के अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है, रीतिकाल की विशेषता, रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि और उनकी रचना, रीति सिद्ध कवि और उनकी रचना, रीति मुक्त कवि और उनकी रचना। इन सभी बिंदुओं के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। रीतिकाल की समय सीमा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा मानी है संवत 1700 से 1900 तक, और इसे हम ईस्वी में देखें तो 1643 से 1843 ईस्वी में। तो एग्जाम की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण है। अब हम देख लेते हैं कि विद्वानों के अनुसार रीतिकाल का नामकरण क्या है, यानी कि किस विद्वान ने रीतिकाल को किस नाम से संबोधित किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीतिकाल। ये काफी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि रीतिकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया है। तो यह नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। तो दूसरे नंबर के जो विद्वान है वो जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीतिकाल के लिए रीति काव्य शब्द का प्रयोग किया है। फिर आते हैं मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल के लिए अलंकृत काल यह नाम का प्रयोग किया है। फिर आते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इन्होंने रीतिकाल के लिए श्रृंगार काल शब्द का प्रयोग किया है। और अंतिम है रमाशंकर शुक्ल रसाल। इन्होंने रीतिकाल के लिए कला काल यह नाम दिया है रीतिकाल को। तो यह था रीतिकाल को विद्वानों ने क्या नाम दिया है। तो यह टॉपिक जो है एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अब हम देख लेते हैं कि रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है। तो ये दोनों ही काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है चिंतामणि को और नगेंद्र ने केशवदास को। ये एग्जाम में अक्सर आते भी हैं कि चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है। तो वो रामचंद्र शुक्ल ने माना है, और केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है डॉक्टर नगेंद्र ने। तो अब हम देख लेते हैं रीतिकाल का सामान्य परिचय। इसमें हम देखेंगे कि रीतिकाल जो है इसमें 3 काव्य धाराएं हैं। पहली काव्य धारा का नाम है रीतिबद्ध काव्य, दूसरी काव्य धारा का नाम है रीति सिद्ध काव्य, और तीसरी काव्य धारा का नाम है रीति मुक्त काव्य धारा। तो जो रीतिबद्ध काव्य है इसमें लक्षण ग्रंथ और उदाहरण के रूप में काव्य लिखे गए। तो जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथ लिखे और उसको स्पष्ट करते हुए या उसके उदाहरण के रूप में काव्य लिखे, वे कवि रीतिबद्ध कवि, और जिन्होंने ऐसा काव्य लिखा वे रीतिबद्ध कवि, और ऐसे काव्य रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो सामान्य शब्दों में हम समझ सकते हैं कि जिन कविताओं में या जिन कवियों ने रीति की बंधी बंधाई परिपाटी में बंधकर लक्षण ग्रंथ लिखे और उदाहरण के रूप में काव्य लिखे, वे रीतिबद्ध काव्य हैं। और रीति सिद्ध कवि, तो इन्होंने रीति की बंधी बंधाई परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएं लिखी है, परंतु इन्होंने कोई भी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं। तो दोस्तों, ये ध्यान में देने वाली बात है कि रीतिबद्ध जो कवि थे उन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे, तो रीति सिद्ध कवियों ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं। इन्होंने केवल रीति की जो बंधी बंधाई परिपाटी है उसका प्रयोग अपने कविताओं में किया है। और जो रीति मुक्त कवि है, तो रीति मुक्त काव्य वो है जिसमें रीति की बंधी बंधाई परिपाटियों से मुक्त होकर
स्वतंत्र रूप में काव्य रचनाएं लिखी गई। इसमें किसी भी परिपाटी का या साहित्यिक रूढ़ियों का प्रयोग नहीं किया गया। यानी कि रीति काल में जो रीति की बंधी बंधाई परिपाटी से बंध कर रीति निरूपण पर काव्य लिखे जा रहे थे, उन सभी बंधनों को, रूढ़ियों को इन कवियों ने स्वीकार नहीं किया है। नाम से ही आप देख सकते हो कि रीति मुक्त, यानी कि रीति के बंधनों से मुक्त होकर काव्य लिखे गए, वे सभी रीति मुक्त काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो जो रीतिबद्ध काव्य है उसके प्रमुख कवि या प्रवर्तक शुक्ल जी के अनुसार चिंतामणि त्रिपाठी को माना जाता है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है और ये रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं। अब हम देख लेते हैं रीति सिद्ध कवि। तो रीति सिद्ध कवि के जो प्रमुख हैं वो बिहारी हैं, और रीति मुक्त जो कवि हैं तो प्रमुख कवि घनानंद है। इसका हम आगे परिचय देख लेते हैं कि जो रीति काव्य है, तो जिसमें हमने देखा था कि रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि, तो इन सभी काव्यों के जो प्रमुख कवि हैं उनका परिचय हम लेंगे। तो रीतिबद्ध कवि जो हैं, तो सबसे पहले आते हैं चिंतामणि। चिंतामणि का जन्म हुआ था 1609 ईस्वी। दोस्तों मैंने केवल जन्म इसलिए लिया है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। हम उनकी मृत्यु भी ले लेते तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो क्योंकि मैंने खुद 4 बार नेट क्वालिफाई किया है, 2 बार जेआरएफ क्वालिफाई हूँ और 2 राज्य से मैं सेट भी पास हूँ, परंतु मैंने इन एग्जामों में एक भी ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि कवियों की मृत्यु के ऊपर प्रश्न आए हैं। तो इसलिए ज़्यादातर प्रश्न जो आते हैं या अधिकांश प्रश्न कवियों के जन्म के अनुसार आते हैं, तो इसलिए मैंने जन्म ही लिया है। तो चिंतामणि त्रिपाठी इनका पूरा नाम है। तो चिंतामणि का जन्म जो हुआ है वो 1609 ईस्वी में हुआ है, और डॉक्टर नगेंद्र की बुक में 1600 ईस्वी में भी इनका जन्म दिया गया है। मतीराम का जो जन्म है वो 1617 ईस्वी है। फिर भिखारी दास आते हैं इसमें। देव कवि का जन्म हुआ है 1673 ईस्वी। पद्माकर इनका जन्म हुआ है 1753 ईस्वी। तो ये सभी रीतिबद्ध कवि हैं। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें से रीतिबद्ध कवि कौन है, तो इसलिए मैंने चार्ट के माध्यम से लिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे, क्योंकि कन्फ्यूजन के कारण अक्सर हम गलत कर देते हैं एग्जाम में कि भाई रीतिबद्ध कवि कौन है, रीति सिद्ध कवि है, तो कन्फ्यूजन बना रहता है। इसलिए मैंने एक चार्ट के माध्यम से लिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो याद करने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि रीति सिद्ध कवि। तो रीति सिद्ध कवि जो प्रमुख आए हैं उन सभी का मैंने ले लिया है ताकि एग्जाम में आपके इसके ऊपर प्रश्न आए तो गलत ना हो। तो पहले हैं बिहारी। तो बिहारी का जन्म हुआ था 1595 ईस्वी में। दोस्तों ये जितने भी जन्म लिए मैंने ईस्वी में लिए, तो संवत में नहीं लिए, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो बिहारी का जन्म हुआ था 1595 ईस्वी में। फिर आते हैं सेनापति। सेनापति का जन्म हुआ था 1589 ईस्वी में। वृंद कवि आते हैं, इनका जन्म हुआ था 1643 ईस्वी में। तो 1643 में वृंद कवि का जन्म हुआ था। रसनिधि का जन्म हुआ था 1603 में। रीति मुक्त कवि, तो इसमें पहले कवि हैं घनानंद, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो घनानंद का जन्म हुआ था 1689 ईस्वी में। फिर आते हैं बोधा। तो बोधा कवि का जन्म हुआ था 1766 ईस्वी में। फिर आते हैं आलम, ठाकुर और द्विजदेव। द्विजदेव का जो रचना काल है वो 1820 है। तो अब हम देख लेते हैं कि रीतिकाल की विशेषता क्या है। तो दोस्तों इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बना के रखा है अपने चैनल पे। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके हिंदी साहित्य का इतिहास नाम का प्लेलिस्ट बनाया हमने, उसमें आप जाके देख सकते हो कि रीतिकाल की जो विशेषताएं हैं वो हमने काफ़ी विस्तार के साथ उसको स्पष्टीकरण करने का काम किया है। तो हम देख लेते हैं पहली विशेषता है रीति निरूपण। तो रीतिकाल में रीति निरूपण की जो पद्धति है वो काफ़ी अधिक पैमाने पर रीति निरूपण इन कवियों ने किया था। तो रीति निरूपण की प्रवृत्ति की प्रधानता के कारण ही इस काल को रीतिकाल नाम दिया गया है। तो इसलिए पहली विशेषता है रीति निरूपण। दूसरी विशेषता है श्रृंगारिकता। तो रीतिकाल में श्रृंगारिक पूर्ण कविताएं ज्यादा लिखी गई, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि रीतिकाल में अधिकांशतः जो कवि थे वो राजाश्रित थे,
और राजा लोग कैसे थे, तो भोग विलास में लिप्त थे, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए इन कवियों ने श्रृंगारिक रचनाएं ज्यादा लिखी है। तीसरी विशेषता है आलंकारिकता। तो इन कवियों ने अपने पांडित्य प्रदर्शन के लिए अलंकारों का प्रयोग अपने कविताओं में ज्यादा किया है। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि केशव दास है, तो केशव दास का जो रामचंद्रिका है, तो उसमें कहा जाता है कि इतने अधिक अलंकारों का प्रयोग केशव दास ने किया था कि वो सामान्य से सामान्य को छोड़ दीजिए, जो बड़े विद्वान हैं उनकी भी समझ से वो काव्य बाहर है। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने रामचंद्रिका को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। तो जो राम स्वरूप चतुर्वेदी है, उन्होंने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। और ये इसलिए हम देखते हैं कि रीतिकाल के जितने भी कवि हैं, उन्होंने अपने पांडित्य प्रदर्शन के लिए अलंकारों का प्रयोग अपनी कविता में ज्यादा किया है। ये हमने विशेषताएं में देखा है, इसलिए मैं इसका शॉर्ट में ही ले रहा हूँ। तो राज प्रशस्ति, इन कवियों ने अपने राजाओं की वीरता का प्रशंसा किया है, इसलिए एक विशेषता है राज प्रशस्ति। भक्ति और नीति, तो भक्ति काल में जो भक्ति परक कविताएं लिखी जा रही थी, तो हम देखते हैं कि उस पद्धति में, उस परंपरा में रीतिकाल में भी कवियों ने भक्ति भावना को लेकर काव्य लिखे हैं और कुछ काव्य नीति परक भी लिखे गए हैं। तो इसलिए एक इसकी विशेषता है भक्ति और नीति। ब्रज भाषा का प्रयोग, तो दोस्तों रीतिकाल के जितने भी कवि हुए हैं, अधिकांश कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। जैसे कि बिहारी की भाषा ब्रज थी, भूषण की भाषा ब्रज थी, घनानंद, केशवदास, चिंतामणि, देव, यानी कि जितने भी प्रमुख कवि हैं, अन्य कवियों ने भी ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है। तो अगली विशेषता है नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण। तो रीतिकाल में जो कवियों की नारी के प्रति दृष्टि थी, वो कैसी थी, कामुक। कवियों ने केवल नारी को भोग विलास की वस्तु समझा था, इसलिए उसके जो बाहरी सौंदर्य है, कवियों ने नायिका भेद, नक्सिक वर्णन, यानी कि नायिका के बाहरी सौंदर्य का वर्णन कवियों ने ज्यादा किया। इसलिए रीतिकाल की विशेषता है कि नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण। इन कवियों ने केवल नारी को भोग विलास की वस्तु समझा, इसलिए हम देखते हैं कि रीतिकाल में नक्सिक वर्णन, नायिका भेद, इसको लेकर अधिकांश कविताएं लिखी गई हैं। और अंतिम विशेषता है कवि कर्म और आचार्यत्व का समन्वय। तो ये सभी कवि जो थे, वो कवि कर्म करते हुए आचार्य बनने का सपना देख रहे थे। तो इसलिए इनके काव्य में कवि कर्म और आचार्यत्व का समन्वय देखने को मिलता है। इन कवियों ने आचार्य बनने के लिए भी जो संस्कृत के काव्य लक्षण है, काव्य ग्रंथ है, उसका ब्रज भाषा में अनुवाद किया। आगे हम देखते हैं रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि और उनकी रचना। तो इसमें दोस्तों जो प्रमुख कवि हैं, उनके मैंने सभी रचनाओं को लिया है, और जो गौण कवि है या जिनकी एक दो ही रचनाएं प्रमुख है, मैंने उनकी केवल एक ही रचनाओं का लिया है, ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। क्योंकि रचनाएं ज्यादा होती है तो हमें याद करने में कठिनाई होती है। तो चिंतामणि त्रिपाठी, इनकी रचनाएं हैं रामायण, रामाश्वमेध, कृष्णचरित, श्रृंगार मंजरी, रस विलास, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवि कुल करपत्रु, छंद विचार, जिसे कवित्व विचार नाम से भी जाना जाता है। मतीराम, मतीराम की रचना का नाम है रसराज, ललित ललाम, रुक्त कौमुदी, सतसई, अलंकार पंचाशिका। भूषण, भूषण ने 3 ग्रंथ लिखे थे, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। तो भूषण ने शिवराज भूषण और शिवा बावनी ये शिवाजी महाराज की प्रशंसा में लिखी थी, और जो छत्रसाल थे उनकी प्रशंसा में इन्होंने छत्रसाल दशक ये लिखा है। अगले कवि हैं सोमनाथ। तो सोमनाथ के जो प्रमुख ग्रंथ हैं पंचाध्यायी, सुजान विलास, रस पीयूष निधि। अगले कवि हैं भिखारी दास। भिखारी दास के प्रमुख रचनाएं हैं काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंदार्णव पिंगल,
छंद प्रकाश। ये देव कवि, ये इनके कई रचनाएं हैं और प्रश्न किसी भी रचनाओं के बारे में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने कोशिश की कि जिन सभी रचनाओं का लेने के लिए। तो देव कवि की रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, जाति विलास, रस विलास, राधिका विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, देवचरित, प्रेम दीपिका, सुमिल विनोद, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, नीति शतक, अष्टयाम, देव माया प्रपंच, राम रत्नाकर। तो ये देव कवि की रचना है। दोस्तों अक्सर वही होते कि हमें याद करने में परेशानी होती है क्योंकि रचनाएं अधिक होती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं परीक्षा में। तो इसलिए कुछ तरीके आप अपना सकते हो, जैसे कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने एक तरीका अपनाया था, जैसे कि सभी रचनाओं को एक वाक्य में बांध देना। जैसे कि ये आप देख रहे हो कि जैसे भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, जाति विलास, रस विलास, राधिका विलास। तो इसको मैंने इस प्रकार बनाया था कि भाव भवानी, कुशल जाति का रस राधिका ने पिया। तो इससे एक क्रम में भी हमें याद रहता है और ये रचनाएं किसकी है इसके लिए हम कंफ्यूज नहीं होते। तो जैसे कि भाव भवानी कुशल जाति का रस राधिका ने पिया, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, जाति विलास, रस विलास, राधिका विलास, ये सभी देव की रचनाएं हैं। तो अगर दोस्तों अगर आपको ऐसे कुछ तरीका चाहिए जिससे कि आप रचनाओं को याद कर सको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आगे देख लेते हैं हम पद्माकर। तो पद्माकर की जो रचनाएं हैं पद्माभरण, जगत विनोद, हिम्मत बहादुर, विरुदावली, ये इनकी 3 रचनाएं हैं, पद्माभरण, जगत विनोद, हिम्मत बहादुर, विरुदावली। प्रताप शाही। दोस्तों ये रचनाएं व्यंग्यार्थ कौमुदी, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे प्रताप नारायण, माफ कीजिए, प्रताप शाही की और भी रचनाएं हैं, परंतु अधिकांश जो इनकी ये रचनाएं है व्यंग्यार्थ कौमुदी, इसके ऊपर प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने जो प्रमुख रचनाएं केवल वही लिए हैं। तो प्रताप शाही की रचना का नाम है व्यंग्यार्थ कौमुदी। फिर रसलीन, तो इनकी रचना का नाम है रस प्रबोध। जसवंत सिंह, इनकी रचना का नाम है भाषा भूषण। तो याकूब खां, इनकी रचना का नाम है रसभूषण। बेनी प्रवीण, इनकी रचना का नाम है नवरस तरंग। सुखदेव मिश्र, इनकी रचना का नाम है छंद विचार। कुलपति मिश्र, इनकी रचना का नाम है रस रहस्य। दुलह, इनकी रचना का नाम है कवि कुल कंठाभरण। गोप, ये अंतिम कवि है राम रत्नाकर, रामचंद्र भूषण, रामचंद्र भरण। तो दोस्तों ये थे रीतिबद्ध कवि और उनकी रचना। अब हम देख लेते हैं रीति सिद्ध कवि और उनकी रचनाएं। तो रीति सिद्ध कवियों में आते हैं सबसे पहले बिहारी। तो बिहारी जो है उनकी रचना का नाम है बिहारी सतसई। वृंद कवि की रचना का नाम है यमक सतसई। रस निधि, इनकी रचना का नाम है रतन हजारा। जो रस निधि है इनका नाम पृथ्वी सिंह है, तो इनकी रचना का नाम है रतन हजारा। सेनापति, इनकी रचना का नाम है कवित्त रत्नाकर। दोस्तों आप लोगों ने राम काव्य में भी सेनापति को पढ़े होंगे कि कवित्त रत्नाकर, परंतु आप लोग जानते ही होंगे कि विद्वानों में मतभेद होते हैं, तो इसलिए पर ये रीति सिद्ध कवि भी कहलाते हैं और कुछ लोग इसे भक्ति काल में रखते हैं और कुछ लोग रीति काल में। तो ये महत्वपूर्ण है, आप याद रख सकते हो। अगर मैंने जिनको छोड़ भी दिया सेनापति को तो 3 याद रख सकते हो, बिहारी, वृंद और रसनिधि। परंतु मुझे सेनापति भी आवश्यक लगे इसलिए मैंने इनको भी ऐड कर दिया इसमें। तो अब हम देख लेते हैं कि रीति मुक्त कवि और उनकी रचना। तो इसमें प्रमुख है घनानंद, इनकी रचना का नाम है सुजान सागर, इक्स लता, विरह लीला, वियोग बेली, कृपाकंद निबंध, रस केली वल्ली। दूसरे कवि हैं बोधा। बोधा की रचना का नाम है विरह वारिस, इश्क नामा। तो ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं करना है, इक्स नामा और इक्स लता। तो
इसका लता घनानंद की रचना है और इस नामा ये बोधा की रचना है। अगले कवि हैं आलम। आलम की रचना है आलम केली, सुदामा चरित, श्यामा सनेही और माधवानल काम कंदला। दोस्तों आप लोगों ने ये सूफी काव्य के अंदर ये माधवानल काम कंदला नाम सुना होगा, तो ये इन्हीं आलम कवि की रचना है। अगले कवि हैं ठाकुर। ठाकुर की रचना का नाम है ठाकुर ठसक ठाकुर शतक। अंतिम कवि हैं द्विजदेव, जिनका वास्तविक नाम था महाराज मानस सिंह। इनकी जो प्रमुख रचना है श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी। तो दोस्तों यह था रीतिकाल का सामान्य परिचय, जिसमें हमने कोशिश की है कि पूरे रीतिकाल को कवर करने की कोशिश की है। और अगर आपको इसके ऊपर विस्तार के साथ वीडियो चाहिए होगा इनकी विशेषताओं के बारे में या कवियों के परिचय के बारे में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।